गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राकेश कुमार, SBM संबल। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा सप्तम, पार्ट 3, हिमालय की बेटियाँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अब हम इसका आपको हिमालय की बेटियों का सारांश आपको समझाएंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और अपने घर पर भी पढ़ लेंगे इसे सारांश को। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो जल हम पीते हैं वह कहाँ से आता है? वह हिमालय की चोटी से नदी का रूप लेकर हम तक पहुँचता है। हिमालय से असंख्य नदियाँ बहती हैं, यानी कि हिमालय से अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय और उसकी नदी रूपी बेटियों का सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम इसका सारांश आपको समझाते हैं। हिमालय की बेटियां नामक निबंध में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली उन नदियों का वर्णन किया है जिनका सागर तक पहुंचने पर मूल रूप बदल जाता है। सागर कहते हैं समुद्र को। हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में, नदियों को उसकी पुत्रियों के रूप में और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। दामाद जानते हैं आप? यानी कि जो नदियों की जो पुत्रियां हैं उनके हस्बैंड, उसे दामाद कहते हैं। लेखक ने जब तक नदियों को उनके उद्गम स्थान अर्थात पहाड़ों पर नहीं देखा था। नदियों के उद्गम स्थान उद्गम कहते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तब तक वे उन्हें किसी संस्कारी महिला की तरह शांत तथा गंभीर लगती थी। यानी कि उस समय पर जब तक आपने इन्हें पहाड़ों पर देखा तब तक ये शांत और संस्कारी, कितनी संस्कारी हैं, कितने आराम से वहाँ पर बहती हैं, ऐसी लगती हैं। तब इन्हें इनके जल में स्नान करने पर अपनी माँ, दादी या मामी की गोद जैसा सुख मिलता था। परंतु हिमालय पर्वत पर उन्हें नदियों का अलग ही रूप देखने को मिलता था। इन नदियों की धाराएं यहाँ पर उन्हें बहुत पतली तथा वेग से बहती, उछलती व कूदती दिखाई दी। उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि नदियों का उल्लास मैदान में जाकर कहाँ खो गया। यानी कि मैदान में जाकर के ये कैसी, मतलब सारे में पूरे में फैल जाती हैं, बहुत बड़े रूप में हो जाती हैं, और ये इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इन नदियों की लीलाओं को उन्होंने बाल लीला की संज्ञा दी है, जो ये पहाड़ों पर दिखती हैं। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियाँ, घाटियों और पर्वतों के ऊपर के समतल भाग को इन नदियों का लीला स्थल बताया है। समतल कहते हैं जो प्लेन भाग होता है। और ये देवदार, ये वृक्षों के नाम हैं, चीड़, चिनार, सफ़ेदा जिसे यूकेलिप्टिस भी कहते हैं, और कैल आदि के जंगलों से बातें करती होंगी। यानी कि ये पेड़ों से और जंगलों से नदियाँ बातें करती होंगी। लेखक का विचार है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री की चिंता करता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी नदियों रूपी बेटियों की चिंता करता होगा। नदियों का निर्माण वास्तव में हिमालय पर्वत ने किया है। इसके हिमकणों ने पिघलकर जल का रूप लिया। हिमकणों कैसे कहते हैं? जो है हिमालय पर बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़, और वो जो है जब पिघलती है बर्फ़ तो उससे नदियों का रूप ले लिया जाता है, और अपनी इन नदियों को नदी एवं महानदी का रूप दिया। लेखक ने यहाँ सिंधु व ब्रह्मपुत्र महानदियाँ और रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, दंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी नदियों का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने नदियों को मैदानी पर देखा है, जिन्होंने नदियों को मैदानों पर देखा है, वे उनके बाल रूप की कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय ये पहाड़ों में कितनी अलग दिखती हैं। ये पहाड़ों में बड़ी छोटी सी दिखती हैं नदियाँ, लेकिन जब ये मैदानों में बहती हैं तो इनका बहुत बाल रूप दिखाई देता है। वे समुद्र के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि उसे इन नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिमालय को नदियों का पिता और समुद्र को हिमालय का दामाद कहते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि मानवीकरण की यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, यानी पुराने काल से ये मानवीकरण की प्रथा चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण कर उसे यक्ष के
दूत के नाम से संबोधित किया है और उसके हाथों दक्षिणी यानी यक्ष की प्रेमिका के लिए संदेश भेजा था। उन्होंने बादल से बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देने की बात कही थी। प्रतिदान कहते हैं यानी कि हाथ थामने की बात कही थी। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और आगे पार्ट 4 जो कठपुतली है इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कठपुतली पार्ट, समझे। और मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज रहा हूँ, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।